हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनी सप्लाई की, या फिर हम कहें कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक इकोनॉमी में चलिए जब भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है तो आरबीआई को करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं इस डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन को, सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। आरबीआई आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो पूरी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मनी सप्लाई को इंक्रीज करने में या मनी सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक का एक रेगुलेटरी बॉडी है, अथॉरिटी है जो उनको कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो जब भी कभी इकॉनमी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है थ्रू कॉमर्शियल बैंक, या फिर मनी सप्लाई बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से डिमांड पर चढ़ने डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे और उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइस इंक्रीज होना चाहिए इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, तो प्राइस को फिर से स्टेबलाइज करना है, उसी लेवल पे लाना है जिस लेवल पे गवर्नमेंट चाहती है या जो वेलफेयर के लिए ठीक है। इसका अपोजिट चलिए, अगर मनी सप्लाई बहुत कम है तो लोग डिमांड बहुत कम करेंगे, या हम ये कहें डिमांड अगर बहुत कम है इसका मतलब है लोगों के पास पैसा बहुत कम है, मनी सप्लाई बहुत कम है, और इस केस में चलिए प्रोड्यूसर को लॉस हो सकता है। तो आरबीआई के द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। तो जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है कॉमर्शियल बैंक का, जिसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। अब जो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं या मनी क्रिएशन करते हैं, उसका जो कंट्रोल है वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई उस मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करती है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन में इंक्रीज या डिक्रीज करने में कॉमर्शियल बैंक को ऑर्डर देती है, या वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज़ करती है। तो चलिए आरबीआई के द्वारा दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, एक तो गया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा हो गया क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में चलिए हमारे पास 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वालिटेटिव में 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम एक एक करके आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चलिए बैंक रेट। और चलिए बैंक रेट और रेपो रेट को मैं एक साथ ही बताता हूँ, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेपो रेट, ठीक है, ये बैंक रेट हो गया और ये रेपो रेट हो गया। देखिए बैंक रेट में भी जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन ग्रांट करता है। रेपो रेट में भी चलिए आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन ग्रांट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो लोन होता है चलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनकी इंस्टेंट नीड होती है और इसमें नीड होती है सिर्फ, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, चलिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेपो रेट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट पर चढ़े आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म। कॉमर्शियल बैंक को जब भी चले लॉन्ग टर्म के लिए इंस्टेंट कैश की नीड होती है या उन्हें लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई उनको लोन इशू कर देता है। लेकिन जिस रेट पर इशू करता है उसी को कहते हैं चलिए बैंक रेट। और रेपो रेट में भी चलिए यही होता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो आरबीआई उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जिस रेट पर लोन कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई देता है उस शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट को चलिए कहते हैं रेपो रेट। लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट को चलिए हम कहते हैं लॉन्ग टर्म।
अब चलिए ये दोनों मनी सप्लाई से कैसे रिलेटेड हैं या क्रेडिट क्रिएशन से कैसे रिलेटेड है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले चलिए एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं बैंक रेट और रेपो रेट की। बैंक रेट एंड रेपो रेट, सॉरी रेपो रेट। इसमें चलिए होते क्या है कि इसको यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है और मनी सप्लाई डिक्रीज कर सकती है। कैसे करती है? अगर इकोनॉमी में चलिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है यानी प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा है, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब मनी सप्लाई बहुत कम है। तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगी चलिए, ये जो बैंक रेट है और ये जो रेपो रेट है, इन दोनों रेट को वो बढ़ा देगी। रेट बढ़ाने से क्या होगा चलिए, कॉमर्शियल बैंक को जो लोन है वो हाई रेट पर मिलेगा, यानी लोन लेना महंगा हो जाएगा। जब लोन लेना महंगा हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो उनके पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। जब पैसा कम बचेगा तो पब्लिक को लोन कम देंगे। इसका एक ये भी चलिए इफेक्ट है कि जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को हाई रेट पर लोन देगा तो कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक को हाई रेट पर लोन देंगे। जब पब्लिक को हाई रेट पर लोन ज़्यादा मिलेगा तो पब्लिक लोन कम लेगी, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसका अपोजिट चलिए, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड बहुत कम कर रहे हैं, ऐसे केस में प्राइस लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे। तो आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट और रेपो रेट को डिक्रीज कर देती है। बैंक रेट और रेपो रेट को जैसे डिक्रीज कर देती है तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से चीप रेट पर लोन मिल जाते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक को चीप रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलेगा चलिए, तो आरबीआई भी पब्लिक को चीप रेट पर लोन देती है, पब्लिक लोन ज़्यादा लेने लगती है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है और डिप्रेशन की जो सिचुएशन है चलिए वो करेक्ट हो जाती है। तो ये हो गया चलिए बैंक रेट और रेपो रेट, बहुत ईजी है। दोनों में ही क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है और जिस रेट पर लोन लेता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए चलिए हो गया रेपो रेट। अब हम आते हैं चलिए रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो रेट भी चलिए एक रेट है, ठीक है ना, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, INTEREST, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ROI इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो। ये वो रेट है चिल्ड्रन जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखता है, ठीक है ना। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास चिल्ड्रन कुछ अमाउंट है जो सरप्लस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है और आरबीआई उसके बदले में जो भी डिपॉजिट है उसके बदले में उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। तो ये भी चिल्ड्रन मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने में आरबीआई यूज करती है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को, आरआर से आप कैसे, वो रिवर्स रेपो रेट RRR इसको कह सकते हो। तो रिवर्स रेपो रेट को कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज करेगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपना जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रख देते हैं। क्योंकि आरबीआई के पास डिपॉजिट करने का मतलब ये है कि वहाँ पर उनका मनी जो है सेफ है, उसका रिटर्न उन्हें 100% मिलेगा ही मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट में उन्हें मिल ही जाएगा। इन प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक इंड्यूस टू डिपॉजिट देयर सरप्लस अमाउंट विथ आरबीआई। जो कॉमर्शियल बैंक है पब्लिक को लोन देने की जगह में वो अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखते हैं ताकि वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिले, और यहाँ से इंटरेस्ट मिलना चाहिए श्योर है। एक और चलिए यहाँ पर बात कह सकते हैं कि जब आरबीआई को लोन की जरूरत होती है तो कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लेते हैं। हालांकि चलिए एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं, आरबीआई को कभी लोन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल वो मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कॉमर्शियल बैंक को इंड्यूस करती है कि वो अपना जो पैसा है, जो सरप्लस अमाउंट है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखें। तो अगर इकोनॉमी में चलिए मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट है इसको इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज करने से क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करके ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, पब्लिक को लोन कम देंगे, उनके पास पब्लिक को लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, मनी सप्लाई अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डिप्रेशन की सिचुएशन चलिए प्राइस लेवल बहुत कम है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा। अब कॉमर्शियल बैंक को चलिए
आरबीआई के पास अपना सरप्लस अमाउंट डिपॉजिट करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आरबीआई के पास डिपॉजिट करने की जगह में वो पब्लिक को लोन ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, जो प्राइस लेवल जो कम जा रहा था वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आई होप कि चलिए ये क्लियर है। अब आते हैं चलिए हम कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों आपको मैं बताऊंगा चिल्ड्रन। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या है चिल्ड्रन कि जो भी कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका कुछ पार्ट उसे अपने पास एज ए रिजर्व रखना पड़ता है और कुछ पार्ट उसे रिजर्व रखना पड़ता है रिजर्व विथ आरबीआई, रिवर्स रिजर्व इटसेल्फ, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका फिक्स पोर्शन जो है एज ए रिजर्व रखना पड़ता है, तो कुछ रिजर्व उसे अपने पास रखना पड़ता है और कुछ पार्ट रिजर्व का उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल से आपको बताऊं कि किसी कॉमर्शियल बैंक के पास अगर 1000 रुपीज़ उसके पास डिपॉजिट आया है, टोटल डिपॉजिट है, तो इस 1000 रुपीज़ में से उसे 200 रुपीज़ एज ए रिजर्व रखना पड़ेगा और जो बाकी का जो 800 रुपीज़ है वो पब्लिक को एज ए लोन दे सकता है। अब ये 200 रुपीज़ बैंक ने अपने पास लोन रखा है, उसका एक पार्ट यानी कि 100 रुपीज़ तो उसे रखना पड़ेगा आरबीआई के पास और इसका रेस्ट जो पार्ट है 100 रुपीज़ वो उसे रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास। तो कॉमर्शियल बैंक को जो भी रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म, ये गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है चलें या फिर फिनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है, जैसे शेयर के, बॉन्ड के, डिबेंचर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो अब होता क्या चढ़ें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चढ़ें ये लीगलाइज किया गया है, ये एक रूल बनाया गया है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आएगा वो सारा का सारा जो पैसा है एज ए लोन वो पब्लिक को नहीं देंगे, उसका कुछ पार्ट उसे अपने पास रिजर्व रखना है और लिक्विड फॉर्म में, और जो उसका कुछ पार्ट उन्हें डिपॉजिट करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास। तो जो पार्ट कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज रिजर्व रखते हैं उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और टोटल डिपॉजिट का जो पोर्शन कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है उसे चिल्ड्रन कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको यूज कैसे करता है चिल्ड्रन मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, जब भी आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आरबीआई क्या करता है कि सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों का जो रेट है कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज कर देता है। अब क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि 1000 रुपीज़ में से कॉमर्शियल बैंक को 100 रुपीज़ अपने पास रिजर्व रखना होता था और 900 रुपीज़ वो एज अ लोन दे सकता था। लेकिन अब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा, प्राइस लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो आरबीआई ने कहा कि अब 1000 रुपीज़ में से आपको 200 रुपीज़ एज अ रिजर्व रखना है, अब आप 800 रुपीज़ लोन दे सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए पहले 900 रुपीज़ मनी सप्लाई हो रही थी, अब लोन दिया जा रहा था, अब केवल 800 रुपीज़ लोन दिया जाएगा कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। 100 रुपीज़ की कमी आ गई इकॉनमी में। और इसका अपोजिट यूज़ कर लेते हैं चिल्ड्रन, अगर इकॉनमी में डिमांड बहुत कम है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर का जो रेट है इसे कम कर देगी। कम करने से क्या है कि अब कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का थोड़ा सा पार्ट रिजर्व रखना पड़ेगा और वो ज़्यादा पार्ट लोन दे पाएंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिप्रेशन की सिचुएशन चिल्ड्रन वो क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं चिल्ड्रन लास्ट क्वांटिटेटिव मेजर्स में, लास्ट है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको शॉर्ट में हम OMO भी कहते हैं। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में चिल्ड्रन होता क्या है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उसको आरबीआई सेल या परचेज करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर इन्फ्लेशन है चिल्ड्रन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगा चिल्ड्रन
कि जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है आरबीआई उसको सेल करना शुरू कर देता है। आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको सेल करना शुरू कर देता है। वैसे केस में क्या होगा चिल्ड्रन कि ये आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक है। आरबीआई ने क्या किया, सिक्योरिटीज को चिल्ड्रन सेल किया। तो जो सिक्योरिटी है वो कॉमर्शियल बैंक के पास है, यहाँ पे पब्लिक लिख सकते हो, पब्लिक के पास आ जाएगा। और पब्लिक का जो चिल्ड्रन कैश है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। तो पब्लिक के पास चिल्ड्रन कैश बचेगा ही नहीं। जब कैश नहीं बचेगा तो डिमांड कम करेंगे, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। इसका अपोजिट कर लेते हैं अभी कि अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन है चिल्ड्रन, तो डिप्रेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है कि सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देती है। आरबीआई स्टार्ट परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। अब इस केस में चिल्ड्रन क्या होगा कि जो आरबीआई के पास जो कैश है वो आ जाएगा पब्लिक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, और कॉमर्शियल बैंक के पास उसकी जो सिक्योरिटी है वो वापस चली जाएगी। ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और डिप्रेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। तो ये थे चिल्ड्रन क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज्ड बाय द आरबीआई टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, और वी कैन से हाउ टू करेक्ट द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चिल्ड्रन हम आते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्वांटिटी को आरबीआई कम या ज़्यादा कर दी है, यानी मनी सप्लाई को या तो बढ़ा देती है या फिर घटा देती है। लेकिन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में चिल्ड्रन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती है, ना तो क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है ना ही क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाता है। बस इसमें क्या है चिल्ड्रन की गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करती है, यानी किस सेक्टर में लोन ज़्यादा देना है, किस सेक्टर में लोन ज़्यादा नहीं देना है। तो एक एक करके चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो आरबीआई उससे कहती है कि भाई लोन हम ऐसे नहीं देंगे, हमारे पास कुछ सिक्योरिटी लेकर आओ, कुछ गिरवी रखो, फिर उसके बदले में हम आपको लोन देंगे। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है चिल्ड्रन की इस जो भी आप सिक्योरिटी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास है जो रिजर्व रखते हैं उसके बदले में आपको लोन देता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास अपना हाउस है और उसकी जो वैल्यू एक्चुअली मान के चलो 1 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है ना। तो जब 1 करोड़ रुपीज़ की आप सिक्योरिटी लेकर जाएंगे कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो कॉमर्शियल बैंक को जो कॉमर्शियल बैंक है वो आपको लोन आपको 1 करोड़ नहीं देगा, वो आपको देगा 80 लाख दे सकता है, ठीक है ना, आपको 90 लाख दे सकता है, लेकिन पूरा का पूरा 1 करोड़ आपको नहीं देगा। तो जो आपकी सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू, जो आपकी सिक्योरिटी उसकी वैल्यू और जो आपका लोन सैंक्शन हुआ है चिल्ड्रन उसकी वैल्यू, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है चिल्ड्रन उसी को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आरबीआई क्या करती है चिल्ड्रन की इस मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो रेशियो है, जो पार्ट है, जो परसेंटेज है, उसको आरबीआई या तो इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन तो इसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान के चलो कि इस सिचुएशन में मान लो इकोनॉमी में भी ये वाली सिचुएशन है कि अगर आप कॉमर्शियल बैंक के पास 1 करोड़ की सिक्योरिटी लेकर जाते हैं तो वो आपको इसके बदले में 80 लाख का लोन आपको देता है। लेकिन फिर भी आरबीआई को लगता है चिल्ड्रन की इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। वो कहेगा कि अब आप जो 1 करोड़ की सिक्योरिटी लेके आओगे तो हम आपको लोन जो है सिर्फ 70 लाख रुपए का देंगे। तो अब आप देखिए जो आपकी सिक्योरिटी है और जो एक्चुअल में जो लोन ग्रांट हो रहा है उसके बीच में चिल्ड्रन डिफरेंस जो है वो 30 लाख का आ रहा है। तो गवर्नमेंट इसको इंक्रीज, जो आरबीआई इसको इंक्रीज करती रहती है और डिक्रीज करती रहती है। तो यहाँ पर क्या किया, आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया। अब आरबीआई को लगता है चिल्ड्रन कि डिप्रेशन की सिचुएशन है, डिमांड बहुत कम है, तो आरबीआई इसको कम कर देगी और कहेगी कि आप 1 करोड़ की सिक्योरिटी लाओ तो आपको 90 लाख का लोन मिलेगा। तो जो सिक्योरिटी और लोन ग्रांट है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो केवल 10 लाख रुपीज़ का रह जाएगा। तो इस तरीके से चिल्ड्रन मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई यूज करती है टू करेक्ट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। इसके बाद चिल्ड्रन हमारा आता है सेकंड लास्ट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट।
राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में चिल्ड्रन क्या है कि आरबीआई रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि किस सेक्टर में लोन देना है और किस सेक्टर में लोन नहीं देना है। इसमें गवर्नमेंट आरबीआई जो है कोटा भी फिक्स कर देती है कि किस सेक्टर में कितना कितना लोन देना है। अगर अलग अलग लोन है, फॉर एग्जांपल की होम लोन की मैं बात करूं, फिर मैं एजुकेशन लोन की बात करूं, कार लोन की मैं बात करूं, एग्रीकल्चरल लोन, ठीक है ना। तो आरबीआई चलिए इसमें क्या कहती है, आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक से कहती है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं उनको आप लोन दो, और जो अनइम्पोर्टेंट सेक्टर उनको आप लोन कम दो। जैसे कि होम लोन आप दे दो, एजुकेशन लोन दे दो, कार लोन में अभी पैसा कम दो, या एग्रीकल्चरल लोन दे दो। या गवर्नमेंट इसमें चलो कोटा फिक्स कर देती है कि होम लोन में आप जो है 10 करोड़ तक आप लोन दे सकते हो, एजुकेशन लोन में आप 15 करोड़ तक का लोन दे सकते हो, इससे ज़्यादा का आप लोन नहीं दोगे। कार लोन में आप केवल 1 करोड़ रुपए तक का लोन दोगे, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है चिल्ड्रन कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं उनमें एक रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि इस सेक्टर में आपको लोन देना है, इस सेक्टर में आपको लोन नहीं देना है। तो ये हो गया चिल्ड्रन राशनिंग ऑफ क्रेडिट। फिर आता है चिल्ड्रन मोरल सुएसन। मोरल सुएसन चिल्ड्रन क्या है कि एक रिक्वेस्ट है आरबीआई की कॉमर्शियल बैंक से, थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू मीटिंग, थ्रू पब्लिक मीडिया, कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करती है, उनको समझाने की कोशिश करती है कि अभी इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या डिप्रेशन की सिचुएशन है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से कहती है कि इस वक्त आप लोन कम दो, ठीक है, और डिप्रेशन की सिचुएशन में आपसे कहती है कि लोन आप ज़्यादा दो। तो ये कॉमर्शियल बैंक का चिल्ड्रन एक आरबीआई का यानी सेंट्रल बैंक का कॉमर्शियल बैंक से एक रिक्वेस्ट होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, मोरली समझाया जाता है कि अभी इकोनॉमी में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो, ठीक है, और आप लोन उसके अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्ट करो या रेस्ट्रिक्शन को हटा लो। अगर पहले से रेस्ट्रिक्शन हटा लिया है तो लगा रखा है तो उसको हटा लो, और नहीं लगाया है तो उसको लगा दो। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से कहती है कि अभी आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, लोन कम दो। डिप्रेशन की सिचुएशन में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से कहती है कि आपने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं आप लोन दे सकते हो। तो ये वो मेजर्स चलें जहाँ पर प्रेशर एंड परसुएशन यानी रिक्वेस्ट भी होता है और प्रेशर भी होता है, दोनों जो है आरबीआई यूज करती है कॉमर्शियल बैंक के लिए। अगर आरबीआई की बात कॉमर्शियल बैंक मानता है तो ठीक है, और अगर आरबीआई की बात कॉमर्शियल बैंक नहीं मानता है तो फिर डिसिप्लिनरी जो एक्शन है, लीगल एक्शन जो है आरबीआई के द्वारा अगेंस्ट द कॉमर्शियल बैंक लिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है चलिए कि जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक की डी रिकॉग्निशन भी कर देती है। जैसे कि आपको याद होगा पेटीएम के केस में हुआ था कि पेटीएम ने आरबीआई की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से नहीं माना था, तो आरबीआई ने इन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो ये था चिल्ड्रन कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स की हम लोगों ने बात की। सो इस वीडियो के साथ चिल्ड्रन हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।